नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 1 अगस्त 2026। दोस्तों, आज सुमित सर हरियाणा गए हुए थे तो इस वजह से ये काम आज मुझे मिला है। आज हमारे पास में देखो दो आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा वेदर प्रूफिंग एग्रीकल्चर। जिस तरीके से अभी एरेटिक बिहेवियर देखने को मिल रहा है मॉनसून का, कि कभी बरसात हो रही है तो फ्लड्स आ रहे हैं और कहीं पर बरसात नहीं है तो ड्रॉट्स, दोनों के दोनों एक तरीके से डिजास्टर। तो यहां पर हम कैसे एग्रीकल्चर को ये क्लाइमेट चेंज से इम्यून बना सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल रहेगा। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है कि वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन को लेकर के पहले माधव गाडगिल कमेटी आई, फिर कस्तूरी रंगन कमेटी आई। इनके रिकमेंडेशंस के बावजूद भी अभी तक आप देखो 2014 से लेकर 2026 पूरा 12 साल का टाइम बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी जो स्टेट्स हैं जिनके थ्रू वेस्टर्न घाट्स पास करते हैं, जिनकी संख्या 6 है, उनके बीच में कोई सहमति कंसेंसस नहीं बन पा रही है। क्या किया जाना जरूरी है समझेंगे। तो दो आर्टिकल्स हैं, साथ में आपको पीडीएफ की जरूरत होगी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सुमित रेवरी, ठीक है। यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। देखो फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं, वेदर प्रूफिंग एग्रीकल्चर जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर टॉपिक आर्टिकल इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हैं। अमरिंदर रेड्डी और तुलसी लिंगा रेड्डी जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो मुद्दा कुछ ऐसा है कि आज के टाइम पर हमारे फार्मर्स एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं कि पानी गिर रहा है तो इतना ज्यादा गिर रहा है कि खेत की मिट्टी ही बह चली जाती है, जो कि सबसे फर्टाइल टॉप सॉइल होती है वो ही गायब। नहीं गिर रहा है तो ड्राउट्स हो रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, जिसके चलते किसान जाए तो जाए कहां, करे तो क्या करे। अब देखो कि अभी जून महीने में ये था कि हाँ भाई पहली थोड़ी सी बरसात आ जाएगी तो बीज बुआई के लिए हम तैयार रहें। तो फार्मर्स ने क्या किया, टिलिंग कर दी। मतलब मिट्टी को थोड़ा सा, आप जानते हो, थोड़ा पोरस बनाना होता है शुरुआती तौर पर, जिससे कि नई क्रॉप का सीड ग्रो कर सके, ठीक है। तो वो चीज करने के लिए उन्होंने अपना काम किया, लेकिन पता पड़ा कि जून महीने में बरसात ही नहीं हुई। फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में बरसात आती है, पर वो इतनी ज्यादा कि जो लूज सॉइल थी उसका टॉप पोर्शन फ्लड के चलते पूरा वाइप आउट कर दिया, पूरा का पूरा वहां से बहा ले गई एकदम ही। अब ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी थी वो खत्म हो गई। तो हम समझ सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग कंडीशन फार्मर्स के लिए हो गई। उधर के भी नहीं रहे और इधर के भी नहीं रहे। कारण क्या है, एक तो देखो मॉनसून का इरेटिक बिहेवियर, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। बरसात आती है तो इतनी ज्यादा, नहीं आती है तो बिल्कुल कम। इसीलिए हमारी एग्रीकल्चर को अभी भी क्या बोलते हैं, गैम्बल ऑफ मॉनसून। एक जुआ है एक तरीके से। ड्राई स्पेल का मतलब आप समझते हैं कि मिनिमल या लो रेनफॉल, जनरली जब हम पिछले एवरेज के हिसाब से हम कंपेयर करें तो। और क्लाउड बर्स्ट का मतलब बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बरसात का हो जाना। ये सारी चीजें मॉनसून को बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, इरेटिक बना देती है, उसके बिहेवियर को गड़बड़ कर देती है। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या आ रही है कि हमारे यहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से फोरकास्टिंग दी जाती है कि भाई बरसात होगी, किस तरीके से होगी, सारी चीजें, राइट। अब क्या होता है कि जुलाई 10 तक का आईएमडी का डेटा ये कहता है कि भारत में जो बरसात हुई है वो लगभग लगभग नियर नॉर्मल है। लेकिन सच बात, हमने क्या बात की, कहीं पर ड्रॉट्स है, कहीं पर फ्लडिंग है, तो कहीं पर ड्रॉट्स है। अब आप देखो कि भारत का एग्रीगेट डेटा अगर रिलीज करता है आईएमडी, तो वो तो क्या होता है, एक तरीके से एवरेज। एवरेज का मतलब कहीं पे बरसात बहुत ज्यादा है तो आपने उसको भी रख लिया, कहीं पर बरसात बहुत कम है तो उसको भी रख लिया, और उसको आपने एक नंबर से डिवाइड कर दिया। तो आप तो एक चीज बताओ, फ्लड को भी ड्रॉट्स के साथ मैच करा दिया और एवरेज निकाला, तो ऑल ओवर इंडिया के लिए तो आपने तो नॉर्मल बता दिया, पर क्या ये नॉर्मल है? ये तो कंप्लीटली एबनॉर्मल कंडीशन है। कैसे आप ओवरऑल इंडिया के एग्रीगेट डेटा को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख सकते हैं? कहीं पर फ्लड्स की वजह से डिस्ट्रेस है तो कहीं पर ड्रॉट्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या इसका एवरेज निकलना चाहिए? ये तो केवल फिर कागजी कार्रवाई रह जाएगी। इस बात को लेकर के राइटर्स अपनी तरफ से थोड़ी सी नाराजगी बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें काम करना होगा। क्या हो उसके लिए?
देखो, यहां पर स्पेशल वेरिएशन और टेम्पोरल वेरिएशन को हमें समझना होगा। स्पेशल का मतलब हो गया कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक ही समय पे अलग अलग एरियाज में कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है बरसात का। तो इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जब स्टडी करते हैं तो समझ में आता है कि सही मायने में एक जिला सूखे का शिकार है तो दूसरे में बाढ़ आ रही है। अब देखो, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की हम बात करें, पंजाब, हरियाणा और यूपी, यहां की अगर देखें तो पिछले दशकों में, पिछले एक दशक में 10% से ज्यादा रेनफॉल डेफिसिट देखा गया, जो कि अपने आप में हमारे देश के लिए ग्रेनरी ऑफ इंडिया बोला जाता है, जहां से गेहूं की, चावल की, इनकी पैदावार अच्छी खासी होती है। लेकिन यहां पर अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट स्ट्रेस के चलते रेनफॉल कम आ रहा है। तो ये चीजें शो करती है कि आप एवरेज निकालोगे तो ये छुप जाती है बातें। टेम्पोरल वेरिएशन, कई बार सूखा पड़ रहा है जैसे मैंने बताया, और बरसात आती है तो ऐसी आती है कि बस पूछो मत। तो ये सारी चीजें अपने आप में बड़ा एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है। और एक बात ध्यान रखनी है कि जब एकदम से बरसात आती है ना, तो उस टाइम पर जो टॉप सॉइल होती है उसको वो वाइप आउट कर देती है, तो ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी है, वो तो खत्म हो ही रही है, लेकिन साथ में जो एकदम से गिरा हुआ पानी है वो फिर वाटर एक्वीफर्स में नीचे, जमीन के नीचे परकोलेट करके वाटर एक्वीफर्स को भी रिचार्ज नहीं कर पाता, तो ग्राउंड वाटर पे और ज्यादा प्रेशर आता है। तो ये चीजें अपने आप में बहुत ही एक, कहते हैं ना, विशियस साइकिल चला देती हैं। इसलिए ये जो एग्रीगेट डेटा है ये मिसलीडिंग है। पिछले 40 साल का आप डेटा उठाइए, 1982 से 2022 के बीच में, बोले इस हिसाब से तो आप देखो कि केवल 3 ही ऐसे साल बताए जा रहे हैं इस डेटा के हिसाब से कि पूरे देश में पानी की कमी आई है बरसात की वजह से, या बरसात कम हुई है, और 8 ऐसे साल आए हैं जहां पर हमें एक्सेस में पानी मिला है। लेकिन अगर हम एरिया वाइज देखें तो आपको खुद को पता पड़ेगा कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो लगातार ही वाटर डिस्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, वहां पर ड्रॉट्स का सिनेरियो लगातार बना हुआ है, और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर फ्लड्स को हम रोक ही नहीं पा रहे हैं, लगातार फ्लड्स वहां पर बनी हो पा रही है। कुल मिला के ये एग्रीगेशन वाला पॉइंट है, इसको यहां पर डाइल्यूट करने का पॉइंट रेज किया जा रहा है। अब देखो, इसमें हमें देखना है कि क्यों यहां पर कभी तो ड्राई स्पेल आ रहा है, कभी फ्लड्स आ रहे हैं। ये एक साइंटिफिक और ज्योग्राफिकल अप्रोच हमें थोड़ी समझनी है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एक रिपोर्ट आती है, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। इस रिपोर्ट में यह कहा कि 1951 से लेकर के 2015 के बीच में ग्लोबल जितना पानी है ना, ग्लोबल टेम्परेचर की बात करें, ओवरऑल जो ओशनिक वाटर है उसके, तो बोलो वो केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ा है। लेकिन इंडियन ओशियन का टेम्परेचर बढ़ा है कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन आ रहा है, हमारे आसपास में ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ध्यान से समझना। जब ओशनिक वाटर गर्म हो, फॉर एग्जांपल अरेबियन सी के पानी की हम बात कर लेते हैं, जिसके चलते हमारे यहां पर मैक्सिमम रेनफॉल होता है। अब आप क्या देखते हैं कि यहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा के साथ में नमी का घुलना भी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा और टेम्परेचर ज्यादा तो हवा के पास में, अब हमें यह पता है कि जितनी ज्यादा गर्म हवा होती है उसमें उतना ही ज्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो वो क्या करेगी, और ज्यादा नमी को लेकर के और फिर इंडिया की तरफ मूव करेगी। अब जैसे ही वो ज्यादा मॉइस्चर वाली हवाएं मेनलैंड इंडिया की तरफ आती हैं, तो जहां भी रेनफॉल का पैटर्न एक बार सेट होता है तो वो इतना ज्यादा होता है कि उसको हम क्लाउड बस्ट, या कहते हैं ना टॉरेंशियल, मूसलाधार बरसात के तौर पे एक बार में पूरी मॉइस्चर खत्म कर देती है वो हवाएं। कुल मिलाकर के फ्लड्स आए कि नहीं। और फिर आता है एक सूखा स्पेल, मतलब बरसात आई तो जबरदस्त, और फिर गैप लगा तो ऐसा लगा कि मिट्टी भी वहां पर, मतलब छोटी मोटी वेजिटेशन या क्रॉप सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तो फार्मर के लिए तो दोनों परेशानियां हो गई, सूखे में भी सर्वाइवल नहीं हो और बाढ़ आ गई तो मिट्टी वैसे खराब हो गई। तो ये चीजें हमें समझनी होगी कि अभी जो क्लाइमेट वेरिएशन आ रहा है, जिसमें बरसात भी बहुत ज्यादा और सूखा भी एक्सट्रीम जा रहा है, तो उसके लिए हमें क्लाइमेट टॉलरेंट, क्लाइमेट रेजिलियंट हमें क्रॉपिंग पे जाने की जरूरत है। तो ये एक साइंटिफिक एफर्ट हमें समझना होगा। अब आप एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना, पानी जब एकदम से आता तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पाता, तो ये डबल एज्ड स्वॉर्ड बन गई है। पानी ज्यादा आया तो मरे, पानी कम आया तो मरे,
क्या किया जाए इसके लिए? देखो, इसमें हमें ग्राउंड रियलिटीज को चेक करना है अच्छे से, और उसके हिसाब से ही हमें बैकअप प्लान लेने की जरूरत है। अब ग्राउंड रियलिटीज को थोड़ा और हम पता कर लेते हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW की तरफ से 40 साल का अपना मॉनसून डेटा रिलीज किया गया, जिसमें 1982 से 2022 के बीच का पूरा पैटर्न है, उसको दिया गया है। अब डेटा से ही तो हमें आइडिया लगेगा ना कि क्या हमें पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाना है, राइट? इसमें क्या आया है कि देश में 64% तहसीलें ऐसी हैं जो लगातार एक्सट्रीम रेनफॉल का एक्सपीरियंस कर रही है, मतलब फ्लड्स लगातार, है जी। 11% तहसीलें ऐसी हैं जिनका मेजर कॉन्सेंट्रेशन इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है जहां पर मेजर हमारा फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है, वहां पर देखें तो वहां 10% से ज्यादा रेनफॉल डेफिसिट देखा गया, जो हमने पहले भी बात कर ली। और जो ड्राई स्पेल्स आते हैं, एक तो होती है बरसात हमेशा थोड़ी 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 बनी रहे, मॉनसून में यही तो होता है। मैं मेरे बचपन की बात बताऊं, हल्की फुल्की बारिश लगातार बनी रहती थी 2-2 3-3 दिन तक। तो उससे क्या होता था, वो बूंदे एक एक करके नीचे जाती रहती थी और पानी, मतलब वाटर एक्विफर्स जो थे वो भी बढ़ते थे, ग्राउंड वाटर टेबल भी राइज होता था उस टाइम पे। लेकिन अब क्या होता है, बरसात एकदम से आई और सारा का सारा वाइप आउट करके ले जाती है। तो आप देखो कि एक साथ बरसात आना और फिर सूखा, ये अपने आप में चैलेंजिंग हो रहा है। और जो सूखे वाला जो स्पेल आता है, ड्राई स्पेल, जिसमें बरसात ही नहीं आ रही, एकदम से ब्रेक लग गया, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी में 27% राइज देखा गया है। अगर हम 1951 से 1980 के इन 30 सालों को कंपेयर करें, 1951 से 80 तक के पीरियड को अगर हम कंपेयर करें 81 2011 से, कितना राइज? 27%। ये सीधा डेटा है जो हमें मॉनसून पे जो हमारी एग्रीकल्चरल रिलायंस है उसको एक्सपोज होते हुए दिखा रहा है ये। तो आप समझ सकते हैं ना कि अगर इतना ज्यादा डिटेल में हम जाते हैं तो ये एग्रीगेट डेटा जो दिया कि भाई हमारे यहां 40 साल में सिर्फ 3 ही साल ऐसे थे जहां पर बरसात की कमी रही, और 8 साल ऐसे थे जहां बरसात बहुत ज्यादा आई या फ्लड्स की सिचुएशन बनी। तो क्या ये चीज सही है? बिल्कुल नहीं। ये एग्रीगेट डेटा मोर और लेस रियलिटी को छुपाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्लियर है ये बात? क्या किया जाए? देखो, जब भी हम कोई भी डिजास्टर है या क्लाइमेट चेंज जैसी परिस्थितियां आती हैं तो हम दो अप्रोचेज अपनाते हैं। एक तो मिटिगेशन होता है, एक एडेप्टेशन होता है। मिटिगेशन में तो ऐसा हो गया कि हम कुछ इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करें जिससे कि क्लाइमेट चेंज को ज्यादा बढ़ावा ना मिले, और इसके चलते जो फ्लड्स और ड्रॉट्स के जो डिजास्टर क्रिएट होते हैं, बढ़ते हैं जो आपदाएं, उनको हम कंट्रोल कर सके, उन पे हम लगाम लगा सके। लेकिन ये बात सच है कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, तो उसके साथ जीना भी तो पड़ेगा। जब जीना ही है तो उसको हम बोलेंगे अप्रोच को एडेप्टेशन। हमें उसके हिसाब से खुद को ढालना है। क्या करें? डिसेंट्रलाइज्ड एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग करनी होगी, पहला काम। मतलब सिंपल, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे हमें क्लाइमेट के प्लानिंग लेकर के काम करना होगा, लोकल लेवल पे, है ना। इसके साथ में हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का क्लासिफिकेशन करें। एक कहता ना कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की जब बात आती है तो इंडिया लेवल पे है, स्टेट लेवल पे डिवीजन किया जा रहा है, नहीं। आप एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्लासिफिकेशन जो है वो आप लेकर के आइए माइक्रो जोन्स लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वही किस तहसील के अंदर कहां पर कितनी बरसात हो रही है, अकॉर्डिंगली प्लान होना चाहिए। ठीक है, केवल दिल्ली में बैठ करके प्लानिंग करना ये बोला ठीक नहीं है, ये वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल अभी नहीं है। फिर दूसरा क्या किया जा सकता है? कंटिजेंसी क्रॉप प्रोडक्शन प्लान्स लेके चलने चाहिए। कैसे? कि मानो आपने चावल की खेती करनी है, तो चावल आपने जैसे ही बोए, तो चावल तो वाटर गजलिंग क्रॉप है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। अब अगर सूखा पड़ रहा है, चावल आपने बोया और बरसात नहीं गिरी, तो क्या किया जाए? तो एक काम किया जाए कि वहां पर बैकअप में ड्रॉट टॉलरेंट जो हमारे मिलेट्स हैं जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, उनकी खेती को प्रमोट कर दिया जाए। इमीडिएट प्लान हो, मतलब अगेन प्लान की बजाय स्ट्रेटेजी पे काम करो कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या दिख रहा है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे हम फार्मर्स के सपोर्ट में आ जाए। सिंपल है। इसके लिए हमें ऑल्टरनेट कैलेंडर तैयार करने होंगे कि हाँ भाई, एक एरिया में कोई खेत है, उस खेत में या बहुत सारे खेतों को मिलाकर के एक बहुत बड़ा एरिया क्रिएट हो रहा है, तो उसमें कौन सा हमने एक तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न सेट किया था कि हाँ, अब की बार राइस होना है। तो अगर बरसात वहां पर कम आ रही है तो कोई बात नहीं, कम बरसात या कम पानी में सर्वाइव करने वाली क्रॉप की तरफ हम चले जाएं। तो पॉइंट इज कि यहां पर हमें थोड़ा सा
फार्मर्स की तरफ देखते हुए इनको पहले से बता के रखना होगा कि अगर ऐसा होता है तो ये क्रॉप है और अगर ऐसा होता है तो ये क्रॉप है। क्लियर? तो ये बोला दूसरी अप्रोच हम कर सकते हैं। तीसरा, लोकल सीड बैंक। अब सीधी बात है, बीज बोए लेकिन बारिश ही नहीं आई, या फिर ऐसी आई कि बीजों को बहा करके लेके चली गई, तो दोनों तरफ से ही खेती तो बर्बाद हो गई ना। तो बैकअप के लिए सीड बैंक विलेज लेवल पे बनाने जरूरी है, जिससे कि फार्मर्स क्रॉप फेलियर के केस में जाकर के बीज इशू करवा ले और अपने खेत में खेती प्रॉपरली कर सके। कुल मिलाकर के अब हमारी नेक्स्ट जरूरत आती है कि हम बनाएं एक क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी वाली क्रॉप्स के बीज, जिसमें फ्लड्स में भी सर्वाइवल हो और साथ में ड्रॉट्स को भी वो झेल सके। इसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे हम आगे काम करें। और फिर बात आती है कि जैसा हमने बात की कि कभी फ्लड्स आते हैं तो कभी ड्रॉट्स आते हैं, तो फ्लड्स वाले एक्सेस वाटर को अगर हम स्टोर करने की व्यवस्था कर दें तो ड्रॉट्स के टाइम पे, कमी के टाइम पे हम उससे हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं ना। आ जाइए, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट पे हम काम कर सकते हैं, जैसे कि फार्म पॉन्ड का एक कॉन्सेप्ट हमारे ऑलरेडी चल रहा है, खेत तालाब। तो खेतों में इस तरीके से तालाब बना दिया जाए तो एक्सेस वाटर को इकट्ठा कर लिया जाए और फिर उसको यूज किया जा सकता है जब पानी की कमी आ रही हो, बरसात की कमी आ रही हो। हाँ, ये थोड़े से अभी के टाइम पे जिन खेतों में बने हुए थे, ठीक है, जिन खेतों में तालाब बने हुए हैं उनकी डीसिल्टिंग कर दी जाए, जिससे कि उनकी जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी जो इकट्ठी हो रखी है वो साफ हो जाएगा, तो और ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। एक ये काम किया जा सकता है। एक हम एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हैं। सिंपल, हर 5 दिन में हर एक फार्मर जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन एरिया, स्पेसिफिक एरिया में रहता है, उसके फोन पे मैसेज या फिर एप्लीकेशन के थ्रू अपडेट चला जाए कि भाई अब के 5 दिन में ये हालात है, तो अब की बार सिंचाई के लिए तैयार रहना है। अब के 5 दिन में अब की बार सिंचाई मत करना क्योंकि बरसात गिरेगी नहीं। तो क्या होता है, आपने अगर खेतों को देखा हो तो हम देखते हैं कि बरसात गिर रही है, फुहारे चला रखे हैं, है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम चल रहा है, इरिगेशन चल रहा है, तो वो एक अपने आप में वेस्टेज ऑफ वाटर चला जाता है, आपके पास में स्टोरेज ऑलरेडी कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है हमें एग्रोमेट यूबिगिटी पे काम करना होगा। सिंपल है, फार्मर्स को उनकी लोकेलिटी के हिसाब से टाइम टू टाइम अपडेट देते रहना है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये एक पॉइंट हो गया डिसेंट्रलाइजेशन का। तो ये पांचवा सजेशन आ गया। इसके अलावा हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी जो डेवलप करनी है, जो हमने सीड बैंक की बात की थी, जिसमें फ्लड टॉलरेंस भी हो और ड्रॉट रेजिस्टेंस भी हो, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि राइस की स्वर्णा सब वी जो वैरायटी तैयार हुई, वो 17 दिन तक पानी के अंदर डूबी भी रहे तो बर्बाद नहीं होती। तो आप सोचो, फ्लड्स अगर आ जाए खेतों के अंदर, सर्वाइवल पॉसिबल है। और अगर रेनफॉल नॉर्मल पैटर्न से 15-50% तक भी कम आए तो भी सर्वाइव कर जाती है। तो यही तो हमारी डिमांड है। तो बोले यही चीज हम बाकी क्रॉप्स पे भी अप्लाई कर दें तो फार्मर्स को कितना बेनिफिट हो सकता है। जरूरत है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को साथ मिलकर के क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट, बढ़िया उन्नत क्वालिटी के बीज तैयार करना, ये हमारा टारगेट है। तो टोटल आपके पास में 6 मेन सॉल्यूशंस के तौर पे आप पॉइंट हाईलाइट ले सकते हैं कि कैसे हम एग्रीकल्चर को रेजिलिएंट बना के सके इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये हमारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है। मोटा मोटा मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है। फिर आ जाते हैं हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, डेटा बेसिस पर है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है। सॉल्व करने की कोशिश करो, नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा मेंस का जीएस पेपर 3 का 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। हाउ कैन द साइंटिस्ट फार्मर्स इंटरफेस हेल्प इन रिड्यूसिंग द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो देखो, साइंटिस्ट एंड फार्मर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो बढ़िया क्वालिटी के बीज तैयार होते हैं, कम पानी पे सर्वाइव करने वाले बीज होते हैं, फ्लड्स को टॉलरेट करने वाले बीज तैयार होते हैं, ये हमने देखा ना। तो ये ऑटोमेटिकली जब साइंटिस्ट अपने नॉलेज के साथ में फार्मर्स के साथ कोलैबोरेट करें और उनको बेनिफिट पहुंचाए तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए बूस्ट होगा कि नहीं। फिर आप बता सकते हो कि आईसीएआर ने किस तरीके से जो डिफरेंट वैरायटीज डेवलप की है ना। तो यहां पर जरूरत क्या है कि फार्मर्स के साथ में डायलॉग स्टैब्लिश करते हुए, और हमारे जो मेजर इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, साथ मिलकर काम करें। फिर आप बता सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, आर्टिकल से उठा करके, कि कैसे हम बैकअप प्लान लेते हुए आगे चल सकते हैं साइंटिफिकली, राइट।
तो ये आपका मोटा मोटा अप्रोच रह सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर पे 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप देखो, इन क्वेश्चंस को आप देखोगे ना तो सीधा आपको यूं लगेगा कि आर्टिकल इन क्वेश्चंस के लिए ही बना हुआ है ना। तो उसके बेसिस पर आप इजीली एक फ्लो को फॉलो करते हुए आंसर दे सकते हैं। और फिर आपका आ जाता है मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन, द एग्रीगेट नॉर्मल मॉनसून डेटा। ध्यान से समझना, एग्रीगेट नॉर्मल मॉनसून डेटा रिलीज्ड एट द ऑल इंडिया लेवल ऑफन कंसील सीवियर स्पेशल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रेस एट ग्रास रूट। फिर बोला जा रहा है क्रिटिकली एनालाइज करना है। इसके मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स दोनों चीजों पे ध्यान देना है अपने को। नेगेटिव को हाईलाइट करते हुए सॉल्यूशन देना है इसमें। दिस स्टेटमेंट एंड सजेस्ट द डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटेजीज टू वेदर प्रूफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं कि जो हालात हम ग्राउंड रियलिटी पे देखते हैं, कि बोला क्या गया, 3 साल ऐसे थे जहां पर रेनफॉल डेफिसिट हुआ और 8 साल ऐसे आए हैं पिछले 40 सालों में जहां पर रेनफॉल एक्सेस में गया। लेकिन ये तो एग्रीगेट डेटा है, ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं तो हमें कुछ और ही दिखता है। कुछ ऐसी तहसीलें हैं जो लगातार सूखे का सामना कर रही हैं, कुछ फ्लड्स का। तो यहां से आप इंट्रोडक्शन पिक करें और फिर बाद में बॉडी में 2 पोर्शंस में हमें डिवाइड करना है कि हाँ जी, एग्रीगेट डेटा के चलते हम क्या सोचते हैं और एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटेजी के चलते हमें क्या सॉल्यूशंस पे काम करना है। और वे फॉरवर्ड में जो हमारे 6 सॉल्यूशंस थे उनको आप टैग करते हुए कंक्लूजन दे सकते हैं। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है वेस्टर्न घाट्स कंजर्वेशन विद साइंस इन डायलॉग। जीएस पेपर 3 में इस कंजर्वेशन वाले टॉपिक से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मधुसूदन बांदी जी के द्वारा लिखा यह आर्टिकल है। मुद्दा यह है कि वेस्टर्न घाट्स है ना, ये इकोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रीजन है, ये हम अच्छे से जानते हैं। 6 स्टेट्स से गुजरता है, गुजरात से शुरू होता है, गुजरात हो गया, फिर आपका हो जाता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। तो टोटल आपके 6 स्टेट्स में हो गया। दुनिया में टोटल 39 हॉटस्पॉट्स है। हॉटस्पॉट्स का मतलब, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब ऐसे एरिया जहां पर एंडेमिज्म बहुत ज्यादा है, लोकली मिलने वाली स्पीसीज बहुत ज्यादा है प्लांट्स की इनकी, ठीक है। और उनको फिर यूनेस्को की तरफ से रिकॉग्निशन दिया जाता है जिससे कि उनकी प्रोटेक्शन की जा सके, क्योंकि ह्यूमन लाइफ या ओवरऑल लाइफ की सर्वाइवल के लिए इस बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, इस जैव विविधता का संरक्षण बहुत जरूरी है, राइट। अब आप देखो, कस्तूरी रंगन कमेटी और माधव गाडगिल कमेटी का कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे और अभी तक 5 बार डिफरेंट टाइम्स अप्रोच की जा चुकी है ड्राफ्ट्स इशू करने की, लेकिन ये 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 जो स्टेट्स हैं, इनकी तरफ से हामी नहीं आ रही है, कंसेंसस नहीं आ रही। इस वजह से अभी तक भी वेस्टर्न घाट्स को प्रॉपर रेगुलेशन नहीं मिल पा रहा। देखो क्या है, ज्योग्राफी आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, मैंने बता दिया आपको। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे क्यों रिकॉग्नाइज किया हुआ है, ये जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यूनेस्को के द्वारा, ये नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में दिया था, जिसका मेन मुद्दा था कि जहां पर स्पीसीज कंप्लीटली अपने एरिया में मिले, एक ही लोकल एरिया में, जिसको एंडेमिज्म बोलते हैं, जिस भी एरिया में ज्यादा मिले वहां पर थ्रेट बहुत ज्यादा है उनके खत्म होने की, तो सीधी बात प्रोटेक्शन देने के लिए यूनेस्को को आगे आना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे डिक्लेयर करता है हॉटस्पॉट्स को, ठीक। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आएगा हमारे सामने, दैट इज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। नाम से पता पड़ रहा है, हमारा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1986 का, उसमें गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया गया है कि किसी भी एरिया को वो ह्यूमन इंटरवेंशन से अगर इम्यून बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के तौर पे उसे डिक्लेयर किया जा सकता है, जिससे कि ह्यूमन इंटरफेरेंस को रोका जाए। और जनरली अगर देखें तो माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को तो लगभग लगभग बंद ही कर दिया जाए, क्योंकि इसके चलते फिर क्या होता है, ऊपर इकोलॉजी पहले खत्म होती है, फिर माइनिंग शुरू होती है, इसके चक्कर में फिर बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जिस तरीके से वेस्टर्न घाट्स में अभी देखा जाए तो डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और ये सारी चीजें हो रही हैं, उनके रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीजन को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना। अगेन वही बात, कहां बात अटक रही है समझते हैं। देखो, 2010 में माधव गाडगिल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल कमेटी। माधव गाडगिल जी की तरफ से जो रिकमेंडेशन आई वो बहुत ही ज्यादा हार्श थी। उसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट साइड में करो, एनवायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर एनवायरमेंट को ज्यादा फोकस में ले लिया गया, जिसके चलते क्या कहा कि बोला ये वेस्टर्न घाट है ना, इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया पूरे को ही डिक्लेयर कर दो, लगभग लगभग पूरे को,
जिसमें 142 तालुका जो कि 44 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है उनको कवर कर दिया, और उसमें भी रेगुलेशन के लिए 3 स्टेजेस बताई। एक तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन फर्स्ट, जिसमें रेस्ट्रिक्शन मैक्सिमम होगी, और फिर बाद में सेकंड और थर्ड, इस तरीके से 3 कैटेगरी में रखेंगे। तीसरी में सबसे कम रेस्ट्रिक्शन होगी, थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, वो चीज फिर बाद में अलाउ करने का एक स्टैंडर्ड सेट करने की बात की। और माइनिंग और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को तो कंप्लीट बैन, टूरिज्म और ये फिर भी थोड़ा सा रेगुलेटेड मैनर में इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो जोन 3 है उसमें अलाउ किया जाएगा, 1 में तो कुछ भी नहीं चलेगा। इस तरीके से इनका मेन टारगेट आ गया कि डेवलपमेंट जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है कि स्टेट्स ने, पॉलिटिशियन ने और माइनिंग लॉबी ने मिलकर के कह दिया कि फिर डेवलपमेंट ही नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे जाएगा, कैसे हम आगे पूरी दुनिया के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे। तो इसके चलते फिर मजबूरी आ गई सरकार को दूसरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की। दूसरी कमेटी की बात कर लेते हैं। ये हाई लेवल वर्किंग ग्रुप 2012 में कस्तूरी रंगन जी की लीडरशिप में स्टैब्लिश किया गया। यहां पर इनके द्वारा डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाने की अप्रोच बताई गई। क्या किया इनका, एक इस कमेटी ने ये कहा कि हमें जो कल्चरल लैंडस्केप है, जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट ऑलरेडी है, जो बहुत ज्यादा ह्यूमन रिलाय कर रहे हैं वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी पे अपने सर्वाइवल के लिए, लंबे समय से जी रहे हैं, उनकी पुश्तें बीत चुकी हैं वहां पे। तो ऐसे में क्या किया जाए, उनके कंजर्वेशन और ग्रोथ भी हमें देखनी है ना, इन स्टेट्स की, 6 के 6 स्टेट्स की। और वेस्टर्न घाट्स में आप देखोगे तो ये अपने आप में मिनरल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऐसे में क्या है कि 60% वेस्टर्न घाट्स के लिए कह दिया कि ये कल्चरल लैंडस्केप है जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर और इनको हमें बैन नहीं करना। हाँ, रिमेनिंग जो 40% है उसमें 37% को हम नेचुरल लैंडस्केप बोलेंगे। इसका मतलब वहां पर कोई भी तरीके की कार्रवाई जिसके चलते इकोलॉजी को नुकसान हो, उसको कड़ी कार्रवाई, कड़ी मतलब कहते हैं ना गाइडलाइंस के तहत उनको रेगुलेट किया जाएगा। कुल मिलाकर के कस्तूरी रंगन जी कमेटी ने क्या कह दिया कि लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हम वेस्टर्न घाट में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दें। यहां तक बात आ गई, तो एक बैलेंस वाली अप्रोच आ गई, समझ में आ गई बात को। लेकिन ये रिपोर्ट तो 2012 में आ गई। उसके बाद में 2014 से लेकर के 26 तक बहुत सारी ड्राफ्ट गाइडलाइंस दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हाँ भाई वेस्टर्न घाट के इस एरिया को हम, इस एरिया को मतलब ये 60,000 वाला एरिया है, इसको हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज को इनको हमें बैन करना होगा। लेकिन कोई सहमति नहीं निकल पा रही। देखो 2014 में आया, 2015 से 21 के बीच में एक बार ड्राफ्ट आया, उसमें मल्टीपल रिवीजन। फिर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए ये था कि स्टेट्स की तरफ से ऑब्जेक्शन ये आता था कि यार हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इसका डैमेज हो जाएगा अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया गया। तो ऐसे में एक संजय कुमार पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। याद रखना ना, कई बार पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में। तो संजय कुमार पैनल के थ्रू क्या था कि स्टेट्स के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए, उनसे लोकली जाकर के बातचीत की जाए। फिर संजय कुमार पैनल की रिकमेंडेशन को ध्यान रखते हुए नया ड्राफ्ट आता है 2024 में। फिर उसके बाद में अभी तक भी देखें तो कोई आउटकम हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। इतना लंबा समय बीत चुका है। सवाल है कहां पर मुद्दा अटक रहा है। देखो सहमति की बात आए तो 6 स्टेट्स में गुजरात और गोवा ये तो एग्री कर रहे हैं कि जी जो प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है दैट इज परफेक्ट। लेकिन महाराष्ट्र कहता है कि फ्रेश रिव्यू करो। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु अभी भी डिस्कशन में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 6 में से 4 स्टेट्स अभी एग्रीमेंट के स्टेट में नहीं आए हैं। अब मुद्दा आता है क्या है सच्चाई। देखो जब हम थोड़ा सा केस स्टडी वाइज देखें, यहां पर कर्नाटका का केस ही हाईलाइट किया गया है। अभी तक जो मामला था वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इशू कहां अटक रहा है उसको देखें तो कर्नाटका को थोड़ा हम डीप डाइव करते हैं। कर्नाटका के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट में आते हैं, और ये वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर स्टेट की लगभग लगभग 1/4 पॉपुलेशन रिजाइड करती है, रहती है। अब वहां पर अगर वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करें तो जो टोटल 60,000 है ना, उसमें से 20,500 स्क्वायर किलोमीटर तो अकेला कर्नाटक में चला जाएगा। तो वहां पर रहने वाली जनता का क्या होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि एक तो वहां पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है सत्ता में, वो ये सोच के इस एग्रीमेंट पे नहीं आती कि अगर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया
तो यहाँ पर सुपारी की खेती, कॉफी की खेती, रबर की खेती ये सारी होती है। ये सारा का सारा मामला बिगड़ जाएगा और हमारी इकोनॉमी को डेंट पहुंचेगा, लोकल लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे। और दूसरा, जब भी कभी कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाता है तो उसके आसपास में आप जानेंगे कि 10 किलोमीटर के एरिया को आप बफर के तौर पे डिक्लेयर करते हैं, तो और ज्यादा एरिया आपको ऑक्यूपाई करवाना पड़ेगा। तो ये चीजें बोला स्टेट के लिए खतरनाक हो सकती है। अब जब फील्ड सर्वे किया गया तब क्या चीजें आती हैं, ये 10 डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो, उडुपी, शिवमोगा, कोडागू, ये कई डिस्ट्रिक्ट्स आपके सामने हैं, जिसमें आपका मुंडी गेकेर बर्ड सेंचुरी भी है, वो भी आ गई, मोकाबिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी आ गया, काली टाइगर रिजर्व है वो भी आ गया। ये सारे एरियाज वहां पर इंक्लूड हो जाते हैं। तो इशू यह आ जाएगा कि वहां पर क्या है कि फॉरेस्ट रीजन में फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज भी रहती हैं, है ना, और वो कम्युनिटीज वहां से अगर अपने राइट्स को खो देंगी तो ये एक अपने आप में बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा कि नहीं। साथ में 2006 का हमारे पास में फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑलरेडी है, राइट। तो उस एक्ट के चलते जो भी राइट्स मिलने चाहिए, जो भी क्लेम्स यहां पर रहने वाली जो कम्युनिटीज है जंगलों में, जो कि एक तरीके से मानो कि छुपे हुए गांव हैं, वो एक तरीके से घोस्ट विलेजेस हैं, आप उनको अगर खाली करवाते हो तो उनके रिहेबिलिटेशन, उनको जो मिलना चाहिए मुआवजा, वो सारी, पर उनके ऊपर कोई प्रॉपर एग्रीमेंट आ ही नहीं रहा। लोकल से भी जब पूछते हैं ना तो वो ये कहते हैं कि देखो यहां से पत्थरों की खुदाई होती है वो रुकनी चाहिए, अनप्लान टूरिज्म होता है, लोग आते हैं कचरा फैला जाते हैं, यहां पर नए नए रोपवे बनाने की बात होती है, बोले ये रुकना चाहिए, वो भी इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, लेकिन क्या अपने सर्वाइवल को कॉम्प्रोमाइज करते हुए करेंगे क्या। अब ये सवाल आता है कि एक तो है लोकल कम्युनिटी, सरकारों को एक तरफ छोड़ दीजिए, एक तो है लोकल कम्युनिटीज और दूसरा है इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। क्या हम इस रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं? ये ही हमारा यहां पर सॉल्यूशन है। अब देखो कहां मुद्दा उलझता है कि सरकार अपनी तरफ से जो मैपिंग रिलीज करती है वो आती है सैटेलाइट के आधार पर, और ये आपका जीएस पेपर 3 और ऐसे राइटिंग में बड़ी काम की लाइंस है कि सरकार जब भी कोई मैपिंग रिलीज करती है तो उसमें क्या करती है कि जी सैटेलाइट से इमेज आ गई, यहां पर बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट, आप खुद देखो ये कर्नाटका वाला रीजन कितना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट वाला है, तो बोले इस एरिया को पूरा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दे। लेकिन सच बात क्या है, वहां पर जो खेत हैं, कॉफी के हो, सुपारी के हो, रैकनेट हो गया, है ना, रबर के हो, कोकोनट के हो, बोले उनको भी वो जंगल की तरह ही दिखाता है, जबकि वो है क्या, लोकल कम्युनिटी वहां पर सर्वाइवल के लिए इनकी खेती कर रही है, राइट। सो द पॉइंट इज कि आप यहां पर मैपिंग को वेरीफाई करवाओ, इसका एक ग्राउंड ट्रूथिंग करवानी जरूरी है। तो पहला काम तो क्या होना चाहिए कि सैटेलाइट इमेज के आधार पर जिस एरिया को आप पूरा फॉरेस्ट डिक्लेयर कर रहे हो और समझ रहे हो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए, समझ गए। दूसरा काम क्या हो, बॉटम अप अप्रोच पे काम करिए, ग्राम सभा और लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ कंसल्ट करो कि कैसे उनके खुद के ट्रेडिशनल नॉलेज का उपयोग करते हुए हम वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम मैपिंग के टाइम पे भी उनसे पूछे कि भाई कहां पर तुम एग्जैक्टली कौन सी खेती कर रहे हो और कौन सा जंगल का एरिया है ना। तो यहां पर टॉप डाउन अप्रोच नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दिल्ली में एक चैम्बर में बैठ करके प्लानिंग कर दी, नहीं, लोकल लेवल पे जाकर के इसकी स्टडी होनी चाहिए, फिर काम होना चाहिए। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, रामचंद्र गुहा जी और बाकी एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ पुअर, जो प्रकृति के हिसाब से जो एक्चुअल में प्रकृति पे आधारित लोग हैं उनके संरक्षण की बात करते हैं, उनका यह कहना है कि आदिवासी लोग है ना वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आज तक भारत में अगर इकोलॉजी प्रोटेक्टेड है तो वो आदिवासियों की वजह से ही है, लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज की वजह से ही है, कोई स्टेट एजेंसी ने पहले नहीं था। स्टेट एजेंसी का कॉन्सेप्ट तो आया कब है, ब्रिटिशर्स घुसे तब उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की, और फिर बाद में हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हमारी सरकारें आ गई। सो द पॉइंट इज लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा तो ही हम प्रॉपर कंजर्वेशन करेंगे, इससे विन विन सिचुएशन आएगी। तो क्यों ना सिंबायोटिक रिलेशनशिप को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा रियल ग्राउंड पोजीशन को मैंने बताया आपको कि आप सैटेलाइट इमेज पे मत जाइए, लोकल लेवल पे जाके स्टडी करो कि लोग क्या चाहते हैं। तो लोगों ने भी तो बोला ना कि हमें यहां पर माइनिंग नहीं चाहिए, फालतू का टूरिज्म नहीं चाहिए, तो उनको उस हिसाब से साथ में लेकर के काम किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड सिंपल है, टॉप डाउन अप्रोच से हमें बॉटम अप अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा।
लोकल कम्युनिटीज को हम थ्रेट के तौर पे ना कंसिडर करें। ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज हैं जो कि आदिवासी डेफिनेशन में नहीं आती है, लेकिन 150-200 सालों से जंगलों में ही रहती है और वहां पर ही अपनी इकोनॉमी, अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करती आ रही हैं। तो उनके साथ डायलॉग स्टैब्लिश होना चाहिए। क्या हो, उनको गार्जियन ऑफ फॉरेस्ट वाला तमगा दिया जाए, ना कि एनिमी ऑफ फॉरेस्ट। गार्जियन ऑफ फॉरेस्ट के तौर पे कंसिडर करेंगे तो उनके साथ डायलॉग भी स्टैब्लिश होगा और सोल्यूशन में लोकल कम्युनिटी प्लस इकोलॉजी दोनों को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये हम एक सोल्यूशन के तौर पे बता सकते हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे, प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी और कौन कौन सी कमिटीज रेलेवेंस में थी वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो 2016 में आया हुआ, गाडगिल कमेटी रिसेंटली न्यूज में थी, तो एकदम आप बता सकते हैं इसका आंसर, राइट। फिर आगे चलें, 2016 में ही फिर इन कमिटीज के आधार पर ये क्वेश्चन भी बना था, असेस द इकोलॉजिकली सेंसिटिव नेचर ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इन कमिटीज को कोट करते हुए इसका आंसर देना था, है ना। फिर आ जाता है आपके कीवर्ड्स का पॉइंट और ये आपका आ गया पोटेंशियल प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो, persistent deadlock over the ecological sensitive area notification in the Western Ghats highlights the flawed strategy of conservation without representation. Critically analyze. अब आप सोचो कितना इफेक्टिवली इस आर्टिकल को हम यूज कर सकते हैं। इस सही मायने में क्या डेडलॉक बना हुआ है, आप बताइए कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने के पीछे क्या लॉजिक है, किस तरीके से यूनेस्को ने हॉटस्पॉट्स में 39 में से एक के अंदर में वेस्टर्न घाट को ऐड किया हुआ है। वहां से शुरू करो और फिर बाद में कमिटीज को अपनी तरफ से बताओ कि माधव गाडगिल कमेटी आई थी, उसमें तो ये कह दिया कि भाई एक्टिविटीज को स्ट्रिक्टली हमें ट्रीट करना है, पूरे वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर कर दो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्शन आए स्टेट्स की तरफ से, तो फिर के कस्तूरी रंगन कमेटी आई, उस कमेटी ने फिर अपनी तरफ से बताया कि भाई 37% के एरिया को हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर कर सकते हैं, बाकी को कल्चरली लैंडस्केप के तौर पे देखें तो उस हिसाब से एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। दोनों की अप्रोच आप जरूर बताएंगे कि माधव गाडगिल कमेटी ने डेवलपमेंट को इग्नोर किया और केवल एनवायरमेंट कंजर्वेशन को, जिसके चलते सस्टेनेबिलिटी हमारी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुश्किल में चली जाती है। वो चीजें कोट करते हुए आप आगे जाओ और लास्ट में सोल्यूशन देते हुए वे फॉरवर्ड दो कि भाई गार्जियन ऑफ इकोलॉजी समझिए, नॉट द एनिमीज ऑफ इकोलॉजी। समझ गए? तो डिस्कशन यही खत्म हुआ था आज का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।